Hello everyone, Namaskar. PDF will be on Telegram and link in comment. The first important news related to IR and this is just a news in awareness. इस न्यूज़ से बस अवेयर रहना है और फर्दर इम्प्लीकेशंस होंगे इस न्यूज़ के. द न्यूज़ इज ट्रम्प क्लियर्स बिल टू स्लैप अप टू 500% टैरिफ ऑन बाइंग रशियन ऑयल. बिल पास हो चुका है और प्रेसिडेंट को इतना पावर देता है कि 500% तक किसी भी कंट्रीज पर टैरिफ लगा सकते हैं जो रसिया से ऑयल और यूरेनियम खरीद रहा है. इस बिल का नाम है रशियन सैंक्शन बिल. इंडिया पे इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली द लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल, फार्मा. इंडिया का 18% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है यूएस से जाता है. डेटा याद रखना है, 18% इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है टोटल एक्सपोर्ट का वो यूएस से जाता है. ये एक्सपोर्ट करेगा और मोस्ट ऑफ द ये लेबर इंटेंसिव है. टेक्सटाइल, एसएमई, फार्मा एंड सोल्यूशन. इंडिया को डाइवर्सिफाई करना है अपनी मार्केट को. कहाँ करना है? डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड को. रिसेंटली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं यूके एंड ओमान एंड ट्रेड नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है न्यूजीलैंड के साथ. तो डाइवर्सिफाई करो अफ्रीका से और अपने रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव कर रहे हैं. जस्ट नेक्स्ट न्यूज़, यूएन बॉडी पेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर जो आती है, उसने बोला था कि इंडिया का इस साल का फाइनेंशियल 25-26 का जो ग्रोथ परसेंटेज है 7.4 होने वाली है. कल का न्यूज़ था. आज यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यूएनडेसा. इनका कहना है कि ग्रोथ रेट इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.2 रहने वाला है. 7.2 रहने वाला है. एंड डेटा यहाँ पे है 18% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएस जाता है. यहीं से डेटा उठाए थे. एंड जो यूएस का टैरिफ है उससे काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है एक्सपोर्ट. बट अदरवाइज खुद का डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है वो कुछ हद तक कंपेंसेट कर रहा है जो यूएस टैरिफ के थ्रू इंडिया एक्सपोर्ट हिट कर रहा है. बस इतना ध्यान रखना है. 7.2%. और ये यूएन बॉडी है, यूएनडेसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर. इसका काम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को देखना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मॉनिटर करना. पब्लिकेशन इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स: वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट एंड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट. इसके दो पब्लिकेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एंड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट. नाउ थर्ड न्यूज़, जस्ट एक फैक्टली न्यूज़ था ये प्रीलिम्स के लिए. थर्ड न्यूज़, सेंटर टू लॉन्च न्यू स्कीम टू अवॉइड विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट सून. सेंटर एक न्यू स्कीम लॉन्च करने वाली है जिसमें किसी भी रोड विक्टिम्स को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उसको 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा एंड कैश अवार्ड मिलेगा उसको जो जल्द से जल्द एक अच्छा नागरिक का सबूत पेश करते हुए जो जिसका भी रोड एक्सीडेंट हुआ है उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, उसको कैश अवार्ड मिलेगा. कैश अवार्ड मिलेगा 25,000 का, 25,000 का कैश अवार्ड मिलेगा जो पहुंचाता है किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल, टाइमली पहुंचा देता है. एंड जो विक्टिम है उसको मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में 1.5 लाख मिलेगा कि इलाज फ्री हो सके. ओके, ये स्कीम आने वाली है. गोल्डन आवर है. देखा जाता था कि कोई किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है तो कोई उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसी से जांच पड़ताल होने लग जाता है. तो कोई भी पुलिस इंक्वायरी से बचना चाहता है और पीछे हट जाता है. तो ये वन ऑफ द रीज़न था कि डेथ होने का, क्योंकि टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे. गोल्डन आवर एक होता है कि एक्सीडेंट के 1 आवर के अंदर अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हो तो उसकी बचने की संभावना बढ़ जाती है. एंड 30% जो फर्टिलिटी है, डेथ है, ये कम हो जाएगा. तो इसी के पर्पज़ के लिए 25,000 का कैश रिवॉर्ड लॉन्च किया गया है एक गुड स्मार्ट ईएम बनाने के लिए. नेक्स्ट आर्टिकल, जस्ट GS4 के लिए ध्यान रखना है कि मिड डे मील में स्कैम का उजागर हुआ है राजस्थान में. जस्ट 1 पॉइंट, मिड डे मील स्कीम में स्कैम हुआ. प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल के इस स्कैम को पूरा किए और एंटी करप्शन ब्यूरो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. जस्ट वन न्यूज़, अवेयरनेस इन द न्यूज़ की क्या चल रहा है करप्शन में, उसे अवेयर रहने के लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे इज़ कि सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन. सेंटर स्टेट
फाइनेंशियल रिलेशन। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शेयर, GSDP शेयर एज ए क्रिटेरियन फॉर सेंटर स्टेट ट्रांसफ़र। इनका कहना है कि जो सेंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर होनी चाहिए। इनका अपना एक व्यू पॉइंट है। क्या आर्टिकल है ये पहले डील करते हैं। फर्स्ट, शेयर ऑफ इट्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विद स्टेट। जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का शेयर होता है स्टेट के साथ, सेंटर अपना करता है स्टेट के साथ, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। वहीं पे गवर्नमेंट ग्रांट भी देता है स्टेट को। जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन पे शेयर, फर्स्ट शेयर होता है, सेकंड में ग्रांट भी खुद देता है, अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी होता है और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी ग्रांट, दोनों दो ग्रांट्स होते हैं। एंड अदर शेयरिंग एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो होता है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर का पैसा देता है, शेयर देता है। तो कुछ ये सारे मैकेनिज्म है शेयरिंग का। और 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट में आया नहीं है, बस ये न्यूज़ में है ये आर्टिकल का फर्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेंस में लिखना है कि कंसर्न एरिया ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का कंसर्न एरिया क्या है। इरोजन ऑफ द फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का फिजिकल ऑटोनॉमी इरोज हो चुका है, मतलब कम हो चुका है स्टेट का फिजिकल ऑटोनॉमी जब से GST का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो फ्रेश का स्टेट का पावर फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एंड इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के होने से फ्लेक्सिबिलिटी कम जाता है स्टेट का। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में प्रोविज़न है कि ये आपको ये स्कीम जो पैसा दिया जा रहा है, ये स्पेशली सपोज VBG राम जी बिल के लिए, स्कीम के लिए, राम जी स्कीम के लिए कोई पैसा दिया गया जो पहले मनरेगा का नाम था, तो ये पैसा जो दिया गया 500 करोड़, वो तो बस इसी स्कीम के लिए लागू होगा। उस पैसा का, उस मनी का, फाइनेंस का स्टेट अदर फील्ड में यूज नहीं कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, आप उसका वहीं यूज़ कर सकते हो। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का डोमिनेंस बढ़ रहा है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट का फाइनेंशियल सेक्टर में कम रहा है। एंड द ग्रोइंग सेस एंड सरचार्ज का कलेक्शन डे बाई डे गवर्नमेंट इंक्रीज कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि सेस एंड सरचार्ज को सेंटर शेयर नहीं करता है स्टेट के साथ, जो कलेक्ट करता है सेस टैक्स ऑन टैक्स होता है, सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस जिस पर्पज़ के लिए चार्ज किया जाता है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, सरचार्ज आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था नेशनल सिक्योरिटी से नेशनल हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी सेस, जो पान मसाला पे सेस करने का एक्ट आया था। तो बस सेस एंड सरचार्ज का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इससे फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेट का कम रहा है। स्टेट्स सच महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर्ग्यू दैट दे कंट्रीब्यूट, स्टेट साउदर्न स्टेट स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका का बोलना है कि हम टैक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन हमको मिलता कम है। वहीं पे अगर GST ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको लास्ट में आता है, मेन क्या है। हाँ, 15th कमीशन में 41% था शेयरिंग, कि जितना आप कलेक्ट किए उसका 41% आप स्टेट के साथ शेयर करना है। एंड सबसे हाईएस्ट शेयर किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश को मिलता है 15.81 एंड बिहार को 8.65, वेस्ट बंगाल 6.96। जबकि इनका कलेक्शन, जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन 4.6, यूपी का, बिहार का 0.67 एंड बंगाल का 3.99। ये कलेक्शन में है, लेकिन उनको शेयर बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं पे महाराष्ट्र का जो कलेक्शन में शेयर है 14% है, और शेयर मिलता है जो ट्रांसफ़र उनको दिया जाता है सेंटर वाला, वो 6.64% है। वहीं पे तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन है 12.65, कर्नाटका का 7.67, और उनको रिसीव होता है 3.9%। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसर्निंग साउदर्न स्टेट का, कि मेरा शेयर ज़्यादा होता है लेकिन हमको मिलता कम है। तो वहीं पे लास्ट में ये बोला गया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जिस स्टेट का जितना है उसी के अकॉर्डिंग आप शेयरिंग टैक्स का दीजिए। इनका एक अपना व्यू पॉइंट है। जो
एक बात और ध्यान रखना कि जो फाइनेंस कमीशन का जो शेयरिंग मैकेनिज्म है ना, वो इक्विटी बेस्ड होता है, ना कि इक्वलिटी पे। सबको इक्वल शेयर नहीं बांटना है, किसको ज़्यादा चाहिए। जो सबसे पुअर कंट्री है, बिहार, यूपी, जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम से बैड है, बुरा है, उनको ज़्यादा शेयर मिलता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। टॉप कोड ग्रीन गवर्नेंस कॉल्स फॉर अनसर्टेनिटी, इसके कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। टॉप कोड का ग्रीन गवर्नेंस जो है, ग्रीन गवर्नेंस मतलब कि जुडिशियल जो जुरिस्डिक्शन है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के फील्ड में, काफ़ी देख रहे हैं कि जुडिशरी का काफ़ी जजमेंट आता है इन्वायरमेंटल या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए। अरावली एग्जाम्पल में है। इनका कहना है कि रिसेंटली जो जुडिशरी का जो जजमेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो इनकन्सिस्टेंट है एंड फ्रिक्वेंटली कोर्स करेक्शन होता है, जो कि रेगुलेशन में अनसर्टेन। कभी आप बोलते हो, एक दिन आप बोलते हो यस ये होनी चाहिए रेगुलेशन, नेक्स्ट 3 महीने बाद आप बोलते हो कि नहीं, दिस रिव्यू जजमेंट में कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये होने चाहिए। ये इनकन्सिस्टेंट है। फिर 6 महीना बाद फिर ये जजमेंट बदल जाता है, कुछ और रिव्यू जजमेंट में कुछ और आ जाता है। इनका कहना है कि इनकन्सिस्टेंट है एंड कोर्स करेक्शन फ्रिक्वेंटली होते रहता है। इससे क्या है कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी हो जाता है और ये बिजनेस के लिए या फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के लिए सही नहीं है। ये इम्पैक्ट करता है ग्रीन गवर्नेंस को। जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सपेंड किया है। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशरी का रोल अदर फील्ड में होना एक्सपेंड किया है, जिसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का लागू करना। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बोला था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी, और आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करना। तो ग्रीन गवर्नेंस में जुडिशरी का एक रिच बढ़ा है, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बट अनसर्टेनिटी, रिसेंटली अनसर्टेनिटी हो चुका है, अनसर्टेनिटी। और दूसरी बात कि ये पॉलिसी डिजाइन ज़्यादा कर रहा है रैदर देन रिव्यू। इससे क्या हो कि मेन काम रेगुलेटरी बॉडी जो होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्जीक्यूटिव का, उसका काम होनी चाहिए रेगुलेशन करना, पॉलिसी डिजाइन करना, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का काम है। तो ये काम अगर जुडिशरी ले लेता है तो अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का कम जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर जुडिशरी होगा, एग्जीक्यूटिव तो होगा नहीं, जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। तो अकाउंटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है और सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है। और जुडिशरी टेक्निकली इफिशिएंट नहीं होता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। जैसे अरावली का डिफिनेशन में टेक्निकली पता नहीं था कि क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, 90% आउट ऑफ इस डिफिनेशन के बाहर हो जाएंगे, बस उसने डिफिनेशन दे दिया। तो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते हैं, फिर भी हर फील्ड में अपना पॉलिसी डिजाइन देते रहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल ओवररीच के एग्जाम्पल आ जाता है। ये चीज़ें बस एग्जाम्पल में है कि बनशक्ति जजमेंट एक था। बनशक्ति जजमेंट 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हमेशा इसको कोट करना है। जैसे कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो अगेंस्ट इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए और पहले क्लियरेंस लिए नहीं थे, तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद 5-6 महीना बाद क्लियरेंस ले सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोला था। बट उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद क्लियरेंस नहीं ले सकते हैं, आपको क्लियरेंस के लिए पहले ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर क्लियरेंस लो, फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। बट 6 महीना बाद अगेन इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया, बोला कि नहीं, आप एक पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ले सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट के बाद क्लियरेंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में जजमेंट दे दिया। तो इस तरीक़ा से अनसर्टेनिटी हो रहा है कि आप एक सर्टेन हो, पॉलिसी हो कि क्या आपका ग्रीन गवर्नेंस के रेगुलेशन में कंटेक्स्ट में क्या आपका मेन एक पॉलिसी क्या है। ये बस इतना ही है। इस आर्टिकल का 2-3 पॉइंट निकालना है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इससे काफ़ी अच्छे आर्टिकल आते रहते हैं। अगर ये PDF में रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसरो का रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसरो का अपकमिंग जो गगनयान, अंतरिक्ष अपना स्टेशन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये आर्टिकल में उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट की सुप्रीम कोर्ट वेज राज्यसभा चेयर रोल इन जस्टिस वर्मा। ये बस अवेयरनेस के लिए एक बस हल्का न्यूज़ बता देते हैं कि इसमें क्या है कि जो जस्टिस वर्मा इलाहाबाद के जो जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में,
वो फाइल किए हुए हैं कि जो मेरे इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए जो 3 मेंबर का रिव्यू कमेटी बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है वो यूनिलेटरली उसे बना दिए हैं। तो उसको लेकर रिव्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, यूनिलेटरल नहीं था। फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर से आज बोल रहा है कि देखिए ऐसा है कि मोशन पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 100 MP का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में 50 MP का। तो राज्यसभा में उस समय राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो चेंज हो गए थे, चेयरमैन, ठीक है। तो लोकसभा का जो स्पीकर थे उन्होंने मोशन पास करके 3 मेंबर कमेटी बना दिया, लेकिन उस समय राज्यसभा के चेयरमैन से लिया नहीं गया था उनसे राय। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों, आप एक बार ऐसा कीजिए, दोनों का राय लेकर 3 मेंबर बॉडी को आप बस बोल दीजिए कि हाँ राज्यसभा के चेयरमैन भी इसके लिए सहमत हैं। बहुत ज़्यादा इम्पीचमेंट कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कल के वीडियो में बताए थे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, कि 100 MP मोशन राज्यसभा में, लोकसभा में 50 MP राज्यसभा में मोशन के लिए सबमिट करेगा, तो फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करेगा मोशन को। अगर हाँ एक्सेप्ट करता है तो फिर 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट होगा। वो तीनों इंक्वायरी कमेटी बना के अगर उनको पता लगता है कि यस द मैटर इज ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रूफ मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी पाया जाता है, तो फिर उसको पार्लियामेंट को भेजा जाएगा कि यस आप इस पे इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। पार्लियामेंट फिर स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेगा। स्पेशल मेजोरिटी 50% टोटल सीट एंड 2/3 ऑफ द प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये इस तरीके से पास होगा। फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। इस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस हो जाएगा। अभी के जो चल रहा है इम्पीचमेंट, वो 3 मेंबर कमेटी को जो इंक्वायरी लेकर चल रहा है कि इसका वर्मा जी का कहना है कि इंक्वायरी ही यूनिलेटरल है, सही नहीं है। तो देखते हैं, इसको बहुत लेंदी प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट, एक माधव गाडगिल, इनका क्या डेथ हुआ। इनका मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कमेटी के पार्ट रहे हैं जो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को कैरेक्टराइज किए थे। बस इतना ही ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को कैरेक्टराइज किए थे, ये कमेटी का पार्ट था, गाडगिल कमेटी जिसको बोला जाता है। नाउ इंडिया टू स्क्रैप कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म दैट बीट फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप ये स्ट्रेंथन हो रहा है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद चाइनीज़ को जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। फिर से उनको अलाउ करने की बात चल रही है कि आप आकर कॉन्ट्रैक्शन में आप इंडिया कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन के सेक्टर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इंडिया टू कंटिन्यू टू वर्क विथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कल की न्यूज़ में था कि यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अपने आप को वापस ले लिया, हट गया है। तो देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। 125 मेंबर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, गुरुग्राम में। 2015 में इसे फाउंड किया गया था, बनाया गया था पेरिस COP21, पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था COP21, उसी के बैकग्राउंड में इसको बनाया गया था। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने बनाया था, इंडिया फ्रांस मिलकर बनाया था इसको। 2017 में ये फोर्स में आया था। 2015 में बना था, 2017 में फोर्स में आया था। काम क्या है इसका कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, और उसे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़। मोबाइलाइज फंड करेंगे, टेक्नोलॉजी को जो पैसा ज़्यादा होता है उसका खर्चा कम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे एंड नॉलेज अपना शेयर करेंगे एक दूसरे कंट्री के बीच में। एंड यूएन बॉडी नहीं है, इतना ध्यान रखना है। एंड कंट्रीज लाइंग पार्टली और फुली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके लिए एलिजिबिलिटी हो गया, मेंबर का एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट, कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट में चोरी चल रहा है कि अनइथिकल, जो एक तरीका से बोल सकते हो कि अनइथिकल लीडरशिप बाय द ट्रम्प की पावर का यूज करके आप एक तरीका से चोरी हुआ, थेफ्ट हुआ, बुली हुआ।
स्मॉल कंट्री वीक कंट्री के ऑयल को कि बिगेन मार्केटिंग वेनेजुएला क्रूड इन द ग्लोबल मार्केट एंड प्लान्स टू कंट्रोल द सेल्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री ऑयल इनडेफिनेटली। इनका कहना है कि हम वेनेजुएला के ऑयल का कंट्रोल इनडेफिनेटली कंट्रोल करेंगे और हम बेचेंगे। दिस इज़ द न्यूज़। ये अपना फॉरेन मिनिस्ट्री का विजिट है यूरोप, कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा नहीं। एक और न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूएस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को भी विद्रॉ कर लिया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से भी विद्रॉ कर लिया। ऐसे ऑलरेडी ये विद्रॉ कर चुके हैं, बट ऑफिशियली विद्रॉ हो चुका है। तो देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, यूएनएफसीसी क्या है। 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में 1994 में आया था। आर्टिकल 2 जो इसका है बोला, उसका मेन पर कोर ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम करना बस। एंड जो ह्यूमन के थ्रू जो ग्रीन हाउस का इमिशन होता है उसको कम करना, जो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में बोन, ध्यान रखना है। एंड 198 मेंबर्स हैं, लगभग नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप इसके हैं। एंड की प्रिंसिपल्स कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन होगा, लेकिन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन होगा लेकिन डिफ्रेंशिएटेड होगा। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड होगा, जिसका जो पावर है उसी मुताबिक उसको काम किया जाएगा। द डेवलप्ड कंट्री का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेवलपिंग कंट्री के कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कम फंड देना पड़ेगा। एंड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, पॉल्यूटर प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अनेक्स 1, अनेक्स 2 एंड नॉन अनेक्स कंट्री, इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो अनेक्स 1 में है डेवलप्ड कंट्री एंड इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा रिड्यूस इमिशन को रिड्यूस करने का। एंड द नॉन अनेक्स 2 में होगा जो वैसे डेवलप कंट्री जो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एंड नॉन अनेक्स में डेवलपिंग कंट्री होंगे इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसी के थ्रू आया था। इथिक्स थी प्रीलिम्स के लिए कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP30 का जो मीटिंग रिसेंटली हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, बेलेम ब्राज़ील। एंड COP19 का मीटिंग हुआ था अजरबैजान बाकू में। एक प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो PIB से मैंने उठाया है कि इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोब्यूटेमेन। बायोब्यूटेमेन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है, कमर्शियली प्रोड्यूस। इसका बायोब्यूटेमेन का मतलब हुआ कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो बायोमास एंड एग्रीकल्चर वेस्ट से बनेगा, मतलब प्लांट और एग्रीकल्चर वेस्ट के मटेरियल से ही बनेगा बायोब्यूटेमेन। इसका यूज़ होगा रोड कंस्ट्रक्शन एंड हाईवे डेवलपमेंट में, रोड कंस्ट्रक्शन एंड हाईवे डेवलपमेंट में इसका यूज़ होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करेगा एंड क्रॉप रेड्यूस बर्निंग जो होता है उसको कम करेगा। जैसे कि जो बर्निंग होता है उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, उसका यूज़ हो जाएगा उससे अच्छा बायोब्यूटेमेन बनाने में। एंड जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम क्यों करेगा, क्योंकि ब्यूटेमेन जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, उसको बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है जो तार जो ब्यूटेमेन होता है, तो डिपेंडेंसी कम होगा फॉसिल फ्यूल पे। ब्यूटेमेन की होता क्या है, ब्लैक विस्कस चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिक्सचर डिराइव फ्रॉम द क्रूड ऑयल एंड सर्व्स एज प्राइमरी बाइंडिंग मटेरियल। वो जो ग्रेवल्स होते पत्थर होते हैं छोटे छोटे जो गिट्टी होते हैं उसको बाइंडिंग करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन में उसको पूरा बाइंडिंग करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोड देखने बिछाने में इसका बायोब्यूटेमेन का यूज़ होता है। ब्यूटेमेन नाउ बायोब्यूटेमेन इज अ रिवोल्यूशनरी अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम डेराइव्ड ब्यूटेमेन। इट इज़ अ इको फ्रेंडली बाइंडिंग मटेरियल प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोमास एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। बायोमास मतलब पेड़ के रिमेन्स से, एग्रीकल्चर वेस्ट से इससे बनेगा, फॉसिल फ्यूल रिडक्शन कम होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट कैसे होगा, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी का डिफिनेशन नहीं है कि रिड्यूस रीयूज़ रिफ्यूज़ और ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पर वेस्ट को ही एक नेक्स्ट यूज़ वेस्ट को ही कन्वर्ट कर दें रिसोर्स में, वेस्ट को ही कन्वर्ट कर दें रिसोर्स में। तो यहाँ पे एक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
इन्वायरमेंट जनरेशन होगा। तो बायोविटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए यहाँ ध्यान रखना है। एंड थैंक्स फॉर टुडे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।